गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं भाग नंबर 4 पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है डिबेट्स विद इन द क्रिश्चियनिटी। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद चर्चाएं वगैरह। In the 15th and 16th centuries, the North European universities scholars were attracted by humanist ideas. 15वीं और 16वीं सदियों में जो नॉर्थ यूरोपियन यूनिवर्सिटी थी वहाँ वहाँ के विद्वान मानवतावादी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेरित और आकर्षित होते हैं। Like Italian scholars, they also paid attention to classical Greek and Roman texts together with the sacred books of the Christians. तो इटली के विद्वानों की ही तरह उन्होंने भी जो यूनानी शास्त्रीय और रोमन ग्रंथों के साथ पवित्र ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर जोर दिया या उस पर ध्यान दिया। ठीक है, इन्होंने शास्त्रीय यूनानी और रोमन ग्रंथों के साथ साथ पवित्र ईसाई धर्म ग्रंथ थे उनका अध्ययन भी किया। द प्रोफेशनल स्कॉलर्स led the humanist movement which also influenced the members of the church. तो मानवतावादी आंदोलन के जो पेशेवर विद्वान थे, प्रोफेशनल स्कॉलर्स थे, उन्होंने चर्च के जो सदस्य थे उनको भी प्रभावित किया। दे डिस्कार्डेड द मीनिंगलेस राइट्स। उन्होंने जो अनावश्यक बिना वजह के जो कर्मकांड होते थे उनको त्याग दिया, छोड़ दिया, बहिष्कार कर दिया उसका। दे कंसिडर्ड एज लेटर एडिशन। और ऐसा माना जाने लगा कि इन सभी अनावश्यक कर्मकांडों को बाद में जोड़ा गया। एंड डायरेक्टेड द क्रिश्चियंस टू फॉलो द रिलीजन मेंशन्ड इन एंशियंट टेक्स्ट ऑफ देयर रिलीजन। और साथ ही में सभी ईसाइयों से ये कहा कि आप जो ईसाई धर्म की जो सबसे प्राचीन किताबें हैं, सबसे पुरानी किताबें जिसमें ऐसे कर्मकांडों के बारे में उल्लेख नहीं है, ऐसी किताबों का अध्ययन करें और उसका पालन करें। द क्रिश्चियंस ह्यूमनिस्ट लाइक थॉमस मोर of England and Erasmus of Holland assumed that the church in their respective country had become a center of greed and extortion, money forcibly from common men. तो कुछ क्रिश्चियन मानवतावादी विचारक थे जैसे कि थॉमस मोर इंग्लैंड के, साथ ही हॉलैंड के इरेस्मस। ये लोग मानते थे कि उनके देश में जो चर्च है वह लालच और लूट खसोट, साथ ही ज़बरदस्ती लोगों से धन वसूली का एक सेंटर या केंद्र बन चुका है। द सेलिंग ऑफ इंडल्जेंस डॉक्यूमेंट वाज वन ऑफ द मेथड्स टू ऑब्टेन मनी। अब चर्च के द्वारा जो काम किया जा रहा था, सेलिंग ऑफ इंडल्जेंस डॉक्यूमेंट, पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज एक था जिसमें उस दस्तावेज को खरीदने से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा चर्च कहकर उनको बेच रहा था। तो ऐसे पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज या इंडल्जेंस जो डॉक्यूमेंट थे, इनको बेचने से चर्च अपना पैसा इकट्ठा कर रहा था, मतलब चर्च का धन इकट्ठा होता जा रहा था, उसका खजाना भर रहा था। तो एक तरह से वो लालच और धन इकट्ठा करने का एक तरीका अपनाया चर्च ने कि पाप स्वीकारोक्ति या इंडल्जेंस लेटर या डॉक्यूमेंट लोगों को बेच दो और जितने भी लोग पाप कर रहे हैं वो उनके पाप धुल जाएंगे इनको खरीदने से, ऐसा कहकर चर्च उनको पैसों के बदले बेचने लगे। द इंडल्जेंस प्रोमिस्ड द पीपल टू फ्री देम फ्रॉम द सिंस कमिटेड बाय देम इन द पास्ट। अब ये जो पाप स्वीकारोक्ति पत्र थे, इस पत्रों के सहारे से चर्चों ने लोगों को ये वादा किया कि इसको खरीदने से वो अपने अतीत में किए गए जो भी पाप है उनसे मुक्त हो जाएंगे। द प्रिंटेड बाइबल इन लोकल लैंग्वेज disclosed the Christians that their religion did not allow such practices. लेकिन जो स्थानीय भाषाओं में बाइबल की अलग अलग प्रतियां छपी, उससे ये पता चल गया कि उनके प्राचीन किताबों में
ऐसी कोई प्रथा या रिवाज का कोई उल्लेख ही नहीं है। ये तो बाद में चर्च ने या जो ईसाई धर्मगुरु है उन्होंने अपने फायदे के लिए जोड़ दिया है। The peasants, commons and princes began to rebel against taxes imposed by the church and their increasing interference in the work of the state. किसानों, आम लोगों, साथी राजा, ये सभी लोग चर्च के द्वारा थोपे गए कर के खिलाफ इन्होंने विद्रोह या रिबेल कर दिया, क्योंकि चर्च के द्वारा ज़बरदस्ती राज्य के कामों में इंटरफेरेंस और दखलंदाजी वगैरह ज़्यादा होने लग गई थी। In 1517, Martin Luther, a German monk, started the Protestant Reformation against the Catholic Church. 1517 में मार्टिन लूथर, जो कि एक जर्मन भिक्षु थे, उन्होंने कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन चलाया था। He said that a person did not need priests to set up contact with God. उन्होंने आगे ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को ईश्वर से संपर्क करने के लिए पादरी की जरूरत नहीं होती है। That led to the breakup of German and Swiss churches with the Pope and Catholic Church. इसकी वजह से जो जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च थे उन्होंने पोप से और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध तोड़ दिए। इन स्विट्जरलैंड उल्रिच जिंगली एंड जॉन कैल्विन फॉलोड मार्टिन लूथर्स आइडियाज। स्विट्जरलैंड में उल्रिच जिंगली ने और साथ ही जो कैल्विन ने मार्टिन लूथर के जो विचार थे उनका अनुसरण किया, उसका पालन किया। दीज रिफॉर्मर्स हैड ग्रेटर पॉपुलर सपोर्ट इन टाउन्स एंड रूरल एरियाज। इन समाज सुधारकों का शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ, इनको बहुत ज़्यादा समर्थन मिला लोगों का। अदर जर्मन रिफॉर्मर्स लाइक एनाबैप्टिस्ट वर मोर रेडिकल। उसी तरह दूसरे जो जर्मन सुधारक थे जैसे कि एनाबैप्टिस्ट जैसे लोग, ये बहुत ज़्यादा रेडिकल या बहुत उग्र सुधारक थे। They blended the idea of salvation to all kind of social oppression. उन्होंने मोक्ष के विचारों को हर तरह के सामाजिक उत्पीड़न के साथ जोड़ दिया, मिला दिया। They argued that God has created all men as equals and therefore they are not expected to pay tax and have the right to choose their priest. उन्होंने आगे कहा कि भगवान ने सभी मनुष्यों को एक समान एक जैसा बनाया है, इसीलिए जब सभी मनुष्य एक जैसे हैं तो कुछ मनुष्य टैक्स दे और कुछ मनुष्य टैक्स नहीं दे, ऐसा क्यों हो सकता है। तो उन्होंने इस तरह से कहकर टैक्स देने से मना कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि हर व्यक्ति को अपना खुद का पादरी चुनने का हक है। These ideas influenced the feudal oppression peasantry and they revolted. इन सभी विचारों ने जो सामंतों द्वारा उत्पीड़ित किसान थे उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और उन्होंने सामंतों के खिलाफ विद्रोह, सामंतों और चर्चों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मार्टिन लूथर अपोज्ड रेडिकलिज्म and asked the German rulers to suppress the rebellions in 1525. मार्टिन लूथर ने उग्र सुधारवाद का विरोध किया और उन्होंने जर्मन शासकों से ये कहा कि 1525 ईस्वी में वो विद्रोहियों का दमन करे। In England, the rulers broke the connection with the Pope. इंग्लैंड में शासकों ने पोप के साथ संबंध तोड़ दिए। The king or queen was the head of the church from then onwards. तभी से राजा और रानी जो थी वह चर्च के हेड बन गए या मुखिया बन गए, प्रमुख बन गए। In Spain, Ignatius Loyola organized the Society of Jesus in 1540. स्पेन में इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में जीसस सोसाइटी ऑफ जीसस मतलब यीशु के समाज की स्थापना की। हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड जेसुइट्स और उनके जो अनुयायी थे वो जेसुइट कहलाते हैं।
The aim of the society was to serve poor and to widen their knowledge of अदर कल्चर। इस सोसाइटी का उद्देश्य ये था कि वह गरीबों की सेवा करे, साथ ही जो दूसरी संस्कृतियों के बारे में ज्ञान है उसको और ज़्यादा वाइडर और ब्रॉडर या व्यापक बनाए। नेक्स्ट टॉपिक है द डेवलपमेंट इन साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी। विज्ञान और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में विकास, द कोपरनिकस रिवॉल्यूशन, कोपरनिकस क्रांति। द साइंटिस्ट्स हैड क्वेश्चनड द क्रिश्चियन नोशन ऑफ मैन एज ए सिनर। वैज्ञानिकों ने ईसाई धर्म की इस विचारधारा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जिसमें उन्होंने कहा कि सारे मनुष्य पापी होते हैं, कि जिसमें मनुष्य पापी होते हैं। The Christians believed that the earth was a place of sin and the burden of sin made it stationary. क्रिश्चियन लोग, मतलब इस क्रिश्चियन धर्म में पोप वगैरह जो पादरी थे वो लोगों को ऐसा कह के मिसगाइड करते थे कि जो धरती है वह पूरी तरह से पाप से दबी हुई है, पाप के बोझ से दबी हुई है और इसी वजह से धरती स्थिर है। पाप के बोझ की वजह से धरती पे इतना भार है कि वो हिल भी नहीं पा रही है, वो एक जगह स्थिर है। The earth was center of universe around which celestial planet moved। और ये भी कहा जाता था कि जो हमारी धरती है वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर सारे खगोलीय ग्रह और पिंड घूमते हैं, मतलब धरती के चक्कर लगाते हैं सारे ग्रह। कोपरनिकस डेवलप्ड ए थ्योरी दैट अर्थ टुगेदर विद अदर प्लैनेट रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। तो कोपरनिकस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें वो कहते हैं कि सारे ग्रह को मिलाकर, जिसमें धरती भी है पृथ्वी भी है, वो सारे मिलकर सूर्य के चक्कर लगाती है। He handed over his manuscripts दी रेवोल्यूशनी बस यानी द रोटेशन। तो उन्होंने जो अपनी पांडुलिपि लिखी थी दी रेवोल्यूशन या रोटेशन यानी चक्कर, टू हिज डिसिपल, अपने शिष्य को जिसका नाम था जोशिम रिटिकस। बिफोर हिज डेथ, अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी जो पांडुलिपि लिखी थी दी रिवोल्यूशन यानी रोटेशन या चक्कर, मृत्यु से पहले अपने शिष्य को वो पांडुलिपि जिसका नाम दी रेवोल्यूशन था अपने शिष्य जोशिम रिटिकस को दी। पीपल टुक टाइम टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, लेकिन लोगों को ये सच्चाई स्वीकार करने में समय लगा, लेकिन अंततः उन्होंने सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि धरती भी अन्य प्लैनेट्स की तरह ही एक ग्रह है जो कि सूर्य के चक्कर लगा रही है। ओके, जोहानेस केपलर popularized the theory that the earth is a part of sun centered solar system। उसी तरह जोहानस केपलर ने एक सिद्धांत बनाया और ये कहा कि जो हमारी धरती है वह सूर्य केंद्रित सौर मंडल का एक हिस्सा है। इन हिज cosmographical mystery he demonstrated that planets revolve around the sun not in circle but in ellipses। मतलब उन्होंने ये भी कहा अपने खगोलीय रहस्य नामक ग्रंथ में, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री नामक ग्रंथ में, और यह साबित किया कि जितने भी ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ एक सर्कल में ना होकर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में या एलिप्सिस यानी दीर्घ वृत्त आकार में एक अंडाकार नुमा शेप में चक्कर लगाते हैं, ना कि एक सर्कल टाइप में एकदम गोल आकार में वो चक्कर नहीं लगा के वो अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। गैलीलियो गैलीली इन हिज वर्क द मोशन प्रूव्ड द नोशन ऑफ डायनेमिक वर्ल्ड। गैलीलियो गैलीली ने भी अपने ग्रंथ दी मोशन में गति विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं। वो मतलब अपनी जो किताब थी दी मोशन में वो गति विश्व के अलग अलग जो सिद्धांत थे उसको वो प्रूव करते हैं, साबित करते हैं। द रिवॉल्यूशन इन साइंस रीच्ड इन इट्स क्लाइमेक्स विद द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बाय आइजैक न्यूटन। उसी तरह जो विज्ञान के क्षेत्र में जो क्रांति थी वो अपने चरम पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के साथ
पहुंच जाती है। मतलब गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के साथ ही विज्ञान के क्षेत्र की जो क्रांति थी वो अपने टॉप पर, चरम पर पहुंच जाती है। द वर्क्स ऑफ experiments and investigation extended rapidly into the forms of physics, chemistry and biology। ठीक है, तो विज्ञान के क्षेत्र में खोज और अन्वेषण के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग वगैरह होने लगे और तेजी से भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी अन्वेषण कार्य, खोज कार्य और इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंट वगैरह होने लगे। Historians termed this new approach to the knowledge of man and nature as the scientific revolution। ठीक है, तो इतिहासकारों ने भी इस नए दृष्टिकोण को, मनुष्य और प्रकृति से संबंधित जो ज्ञान था वैज्ञानिक क्रांति के, इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इन द माइंड ऑफ सेप्टिक्स, सेप्टिक्स मतलब संदेह करने वाले, संदेहवादियों, एंड नॉन बिलीवर्स, नेचर रिप्लेस्ड गॉड एज ए सोर्स ऑफ क्रिएशन। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो संदेह और जो नास्तिक लोग थे उनके मन में प्रकृति ने ही ईश्वर का स्थान ले लिया। मतलब प्रकृति ही ईश्वर का रूप बनने लगी सृष्टि रचना के मुख्य स्रोत के रूप में। ठीक है, द बिलीवर्स ऑफ गॉड सेड दैट देयर गॉड डिड नॉट डायरेक्टली कंट्रोल द एक्ट ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड। और जो आस्तिक थे, भगवान को मानने वाले थे, वो बोलने लगे कि उनका भगवान सीधे लोगों के जीवन पर नियंत्रण नहीं करता है, वो किसी और माध्यम से, किसी और मीडियम के द्वारा सभी चीज़ों पर कंट्रोल करता है। A new scientific culture came into existence as several scientific societies popularized distant gods ideas। तो एक नई वैज्ञानिक संस्कृति अस्तित्व में आते हैं जहाँ पे अनेकों वैज्ञानिक संस्थाएं अस्तित्व में आती है, अनेकों वैज्ञानिक संस्थाओं के रूप में, जिसने कि ईश्वर के विचारों को और ज़्यादा लोकप्रिय बनाया। द साइंटिफिक societies were formed like the Royal Society of London in 1662 and the Paris Academy in 1670। तो कुछ वैज्ञानिक संस्थाओं का गठन भी किया गया, जैसे कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो कि 1662 में किया गया और पेरिस एकेडमी का 1670 में। दे हेल्ड लेक्चर्स एंड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स फॉर पब्लिक व्यूइंग। उनमें से बहुत सारी चीज़ें, जिसमें बहुत सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बहुत सारे व्याख्यानों का आयोजन भी किया जाता था, साथ ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और प्रयोग वगैरह भी किए जाते थे लोगों को दिखाने के लिए। ओके, अब लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं हम, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिनेसेंस, पुनर्जागरण की अवधारणा। मॉडर्न राइटर्स लाइक पीटर बर्क of England suggested that Burckhardt exaggerated the sharp distinction between this period and the one that preceded it by terming as Renaissance। आधुनिक इतिहासकार जैसे कि पीटर बर्क जो कि इंग्लैंड के निवासी थे, उन्होंने सुझाव दिया कि जो बर्कहार्ट थे उन्होंने इस समय के काल को और पहले के कालों के बीच का जो अंतर था उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा है कि अभी पुनर्जागरण में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा, उससे पहले बहुत ज़्यादा नहीं था। तो इसकी जो अंतर था उसको बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण और बढ़ा चढ़ाकर कहा है, ऐसा पीटर बर्क का मानना था। द टर्म implied the rebirth of Greek and Roman civilization and the substitutions of pre-Christian world for the Christian world by the artists and scholars of that period। तो जो पुनर्जन्म या रीबर्थ शब्द है वह एक तरह से यूनानी और रोमन सभ्यताओं के पुनर्जन्म का प्रतीक है, साथ ही जो पूर्व ईसाई दुनिया की प्रतिस्थापन को ईसाई दुनिया के लिए समकालीन विद्वानों और कलाकारों द्वारा एक तरह से ईसाई दुनिया के लिए पूर्व ईसाई दुनिया के प्रतिस्थापन का एक सूचक माना जाता है। बोथ दीज आर्ग्यूमेंट्स वर एक्सेग्रेटेड, लेकिन ये दोनों तरह की एक तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। बाय टाइमिंग द रिनेसेंस एज ए पीरियड ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी एंड द मिडिल एज
एज ए पीरियड ऑफ डार्कनेस इज ए इजी जनरलाइजेशन। ठीक है, तो पुनर्जागरण को एक ऐसे समय के रूप में जिसमें कलात्मक और सृजनशीलता, साथ ही मध्यकाल या मध्य युग के दौरान जो उसको अंधकारमय युग के रूप में परिभाषित किया गया, पुनर्जागरण को कलात्मक सृजनशीलता के रूप में और मध्यकाल के शुरुआती दौर को अंधकारमय युग के रूप में कहकर बताया गया। यह जरूरत से ज़्यादा जनरलाइजेशन या सरलीकरण किया गया है। ऐसा बताया गया है कि ना तो कोई अंधकार युग था और ना ही बहुत किसी समय को हम डार्क एज की रूप में संज्ञा दे सकते हैं। The elements of Renaissance were already seen from 12th and 13th centuries। तो पुनर्जागरण के तत्व पहले से ही दिखाई दे रहे थे 12वीं और 13वीं सदियों में भी। इवन इन 19th सेंचुरी इन फ्रांस, यहाँ तक कि फ्रांस में तो 9वीं सदी में भी पुनर्जागरण के कुछ तत्व थे, एलिमेंट्स थे, वो हमें दिखाई दे रहे थे। सेम टाइप ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक एफर्ट्स फ्लरिश्ड। और फ्रांस में 9वीं सदी में भी इसी प्रकार के साहित्यिक और कलात्मक प्रयास पनपे थे। द आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी फाइंडिंग्स ऑफ रोमन कल्चर शो दैट द टेक्नोलॉजीज and skills in Asia had contributed to the cultural changes of Europe। तो पुरातात्विक और साहित्यिक खोज थी रोमन संस्कृति की, वो भी हमें बताती है कि प्रौद्योगिकी और कौशल ने यूरोप के सांस्कृतिक परिवर्तन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। The expansion of Islam and Mongol invasion linked Asia and North Africa with Europe। इस्लाम धर्म के विस्तार और मंगल आक्रमणों ने नॉर्थ अफ्रीका को यूरोप से जोड़ दिया। साथ ही व्यापारिक यूरोपियन ट्रेड एंड लर्निंग स्किल अलॉन्ग विद पॉलिटिकल कनेक्शन, जिसके साथ व्यापार भी बढ़ा और कार्यकुशलता का ज्ञान भी मिला। साथ ही राजनीतिक जो संबंध थे वो भी बढ़े। यूरोप अलॉन्ग विद रोमन एंड ग्रीक गॉट नॉलेज फ्रॉम इंडिया, चाइना, ईरान, अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया। यूरोप ने रोमन वासियों के साथ ही यूनानी लोगों ने भारत, चीन, ईरान और सऊदी अरब, साथ ही सेंट्रल एशिया यानी केंद्रीय मध्य एशिया से ज्ञान प्राप्त किया था। द एशियन कंट्रीब्यूशन वर सून फॉरगॉटन विद द राइटिंग्स ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द यूरोपियन सेंटर्ड व्यू पॉइंट्स। लेकिन इन्होंने क्या चालाकी की कि जल्दी ही यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण से जो इतिहास लिखा इन्होंने, तो उस इतिहास के द्वारा उन्होंने एशिया द्वारा उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उस योगदान को उन्होंने भुला दिया। An important change that did happen in this period was the gradual separation of public and private life of the person। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो इस समय में देखने को मिला कि सार्वजनिक और निजी जीवन, लोगों के जो सार्वजनिक और निजी जीवन था उसका धीरे धीरे इस समय में विभाजन कर दिया गया। बाय 18th सेंचुरी इन पॉलिटिकल सेंस ऑल मैन हैड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और 18वीं सदी आते आते राजनीतिक समझ में सभी लोगों को बराबर राजनीतिक अधिकार मिल गए। यूरोप विच वाज यूनाइटेड अर्लियर नाउ गोट डिसॉल्व्ड इनटू स्टेट्स, ईच यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज। पहले जो यूरोप एक बड़े राष्ट्र के रूप में या बड़े साम्राज्य के रूप में संगठित था, अब धीरे धीरे वो टुकड़ों में बंटकर अलग अलग राज्यों में बंट जाता है, जो कि समान भाषा के आधार पर वो अपने आप को अलग अलग राज्यों में संगठित कर लेते हैं और अलग अलग टुकड़ों में बंट जाता है। इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 7 खत्म होता है। आशा है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। बाकी लाइव क्लास के दौरान भी आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।